बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन हुदैबिया केस के हवाले से। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, हमने अपने दोनों प्रोग्राम्स के अंदर हुदैबिया केस क्या था और क्या किस तरह जो इसहाक़ डार का इतराफ़ी बयान है उसके क्या पहलू थे और फिर किस तरह डिलिंग टैक्टिक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्तेमाल की गई ताकि केस पुराना होता जाएगा और फिर इसे टाइम बार किया जाए और फिर ट्रायल नहीं होने दिया गया और फिर नैब को किस तरह जैसा चेयरमैन तब्दील होते रहे और जब तक इनकी मर्जी का चेयरमैन नहीं आ गया इसको चलाया गया। सर, आज का जो इम्पोर्टेंट जो मैं ये समझता हूँ कि जो चीज सामने आनी चाहिए हमारे सुनने वालों के कि पनामा केस के बाद क्या कुछ होता रहा है। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर उस पर आपका हम कमेंट ले लेते हैं कि पनामा बेंच और जीआईटी की तहकीकात में रहमान मलिक की रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात की रोशनी में गौर किया गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बराह रास्त इसहाक़ डार को शरीफ खानदान के माली मामलात का मास्टरमाइंड करार देते हुए काजी फैमिली, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, हुदैबिया इंजीनियरिंग और हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से मुताबिक सवालात किए जिनका कोई जवाब नहीं आया। रहमान मलिक साहब, सर राज उनको मेरा ख्याल है कि अब खोल देने चाहिए। जितना प्यार और मोहब्बत है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, तो मैं रहमान मलिक साहब आई थिंक ही कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और पनामा केस की समाअत के दौरान जजेस ने रेफरेंस पर अपील दायर न करने पर तहफुजात का इजहार किया। जीआईटी रिपोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की सिफारिश की गई। हाई कोर्ट की अपील सर सिफारिश हुई है, लेकिन वहां पे क्या हुआ वो उस पर हम अभी बात करते हैं। 22 जुलाई 2017 को एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब ने सुप्रीम कोर्ट को अपील दायर करने की यकीन दहानी कराई, मगर अपील में नैब की जानिब से ताखीर पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की दरखास्त सामने आई। सर ये देखें ना, शेख साहब इन एक्शन है इस वक्त। शेख रशीद ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की। 15 सितंबर तारीखें सर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे सुनने वालों को याद रखनी चाहिए। 2017 को प्रोसिक्यूटर नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द अपील दायर करने का यकीन दिलाया और 20 सितंबर 2017 को नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दोबारा खोलने के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सर ये 2017 की बात है, देखें कब से ये केस चला, कितना अर्सा इसको डिलिंग टैक्टिक्स के जरिए जो है लटकाया गया ताकि टाइम बार हो, लोग जो है वो मर खप जाए, कोई बात ना करे, हुकूमत बदल जाए और इस तरह। सर यही कुछ हो रहा है ना। हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था कि ये नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए, अपीलों में नहीं जा रहे, मरियम वाला मामला है ताकि कहीं फैसला सर इनके खिलाफ आ गया तो उसको अंडू नहीं किया जा सकता। सर 2023 का मैं बार बार कह रहा हूँ इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, 1.5 माह बाद यानी 10 दिसंबर 2017 को अपील की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 13 नवंबर 2017 को जस्टिस हाजी सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की तो जस्टिस खोसा ने बेंच की सरबराही में माजरत कर ली। बेंच टूटने के बाद केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अहम तरीन बात यह है कि अपने इतराफी बयान में इसहाक़ डार ने शरीफ फैमिली के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने और लंदन में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ किया है। सर ये खैर बहुत सारी इसमें बातें हैं जो हम कर सकते हैं। और सर इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं एतजाज साहब को सुन रहा था एक प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा कि यार ये अजीब बात है। वो खुर्शीद शाह की सर वो एग्जांपल दे रहे थे कि उनका केस लगता नहीं, 1.5 साल हो गया, इनका एक दिन में दरखास्त आती है, एक ही दिन में फैसला होता है, फिर जाने का मामला आ जाता है। तो काशिफ अब्बासी ने उससे कहा कि सर आप तौहीन अदालत तो नहीं कहीं कर रहे? उन्होंने कहा नहीं यार मैं बहुत क्लियर हूँ। ये उन्होंने फिर एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम लिया। उन्होंने फिर कहा कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म की जो चीजें हैं, उन्होंने कहा मैं तो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ ना कि ये किस तरह फायदा मिल रहा है और इक्वल नहीं होता। उन्होंने कहा फिर क्या हल किया? उन्होंने कहा फिर हर शख्स जो अदालत के सामने जाए ना, एक ही दिन में दरखास्त लगाओ, एक ही दिन में फैसला करो। तो सर ये तो फिर सब कुछ मौजूद है, डिलेइंग टैक्टिक्स और प्लस अपनी मर्जी के जजेस और जो छोटे छोटे पौधे लगाए ना सर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, अब वो तनावर दरख्त बन के इनको फल दे रहे हैं सर जी। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात छेड़ दी। अब इसे है तो नहीं इसे हल, लेकिन जिक्र करना बड़ा जरूरी है। इसका सबूत एक और दे देता हूं। राणा सनाउल्लाह की जमानत 1 साल में कितनी दफा हेयरिंग हुई, आप अंदाजा लगाएं। वो फिक्स ही नहीं होती थी, नैब ने दरखास्तें देकर फिक्स कराई। वरना आम आदमी की अगर जमानत हुई है, जमानत फिक्स होनी है ताकि बहस हो सके। तो ये रिकॉर्ड की चीजें हैं और जो एतजाज साहब ने जो बातें की मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। अब असल जो बात आपके सामने है, ये हुदैबिया मामला दोबारा आपने बता दिया कि जीआईटी ने रेकमेंड की कि इसकी अपील फाइल की जाए। ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट पीएलडी 2017 सुप्रीम कोर्ट 265, जो जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब, इजाज अफजल साहब, गुलजार अहमद साहब, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। पैरा 130 के अंदर रेफरेंस 5 का जिक्र करके 1242.32 मिलियन तकरीबन 1.2 बिलियन के हवाले से अदालत ने जिक्र करा
और पूरी हेयरिंग का जिक्र करके कि ये सारे मसले में अपील फाइल करनी चाहिए थी। 164 के बयान का इजहाकदार का भी जिक्र आया और इजहाकदार के रिट्रैक्ट करने के हवाले से नहीं, कोर्ट ने कहा 164 का बयान दिया हुआ है। और यहाँ बड़ी क्लियर सी बात है कि यहाँ इट इज पढ़ने लगा हूं, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट विद क्वाशिंग द रेफरेंस एंड सेटिंग एज ऑफ कंफेशनल स्टेटमेंट ऑफ respondent number 3 the pardon tendered by respondent number इतना chairman NAB under section 26 of the ipso facto disappeared with automatically revival of the said respondent status as an accused who had never been acquitted। ये इसहाकदार के बारे में बात हो रही है कि जब वो रेफरेंस क्वैश हो गया तो इसहाकदार तो वापस आ गया ना। अब यहाँ एक और अच्छा हो गया ये बात सामने, इसहाकदार के खिलाफ अब इसी चीज को, इसी सुप्रीम कोर्ट के पनामा लीग के पैरा 32 को सामने रखते हुए इसहाकदार के खिलाफ आज भी इंक्वायरी हो सकती है, जो कि उसके अंदर वो तो पार्डन जब खत्म हो गया तो उसके अगेंस्ट ये तो अगर क्वैश हुआ है, क्वैश तो हुआ है केस नवाज शरीफ और बाकी लोगों का, तो उसकी बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होके साथ ये जब कहा, जहां कहने होने के बाद अपना कमाल की बात है, इन्होंने इतनी प्लानिंग जबरदस्त की कि ये मामला आना था जनाब आसिफ सईद खोसा साहब के पास, आसिफ सईद खोसा साहब पे एतराज लगा दिया ताकि वो बीच में वो ना बैठ सके। मैं अब ये नहीं कह रहा, मैं हालात और वाकयात बता रहा हूँ। तौर पर तो ये आसिफ सईद खोसा साहब को सुनना था ना, जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मामला सुनना चाहिए था और जो अपील फाइल हुई थी वो अपील उसी बेंच के सामने जाती है, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने रिक्यूज कर लिया इसमें से। अब वो क्या रीजन है, एतराजा लगाए, इन्होंने बड़ी बातें की इस हवाले से कि जनाब आसिफ, यानी इसका मतलब है इनके पास पूरी प्लानिंग या सेटअप ऐसा मौजूद था कि ये केस कहाँ जाना है, कहाँ लगना है, किसने सुनना है, या जो भी उनके माइंड में ज़हन होगा। अब ये फैसला आने के बाद अच्छा एक और बड़ी जबरदस्त लिखा है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब है, आई हैव रेस्ट्रेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम इशूइंग द डायरेक्शन परेड फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट द चेयरमैन नैब। ये हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से अंडर आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इसका मामला जो है सुप्रीम काउंसिल में भेजा जाए। May involve some jurisdictional issues, and the same may also be inappropriate period of this bench of the court to order, because two of the members of the bench are also member of the Supreme Judicial Council, and such member may feel embarrassed in the matter. Apart from what we have been informed that the term of the office of President Chairman NAB is about to expire in the next few months, and his term of office is not extendable। कितना जुल्म है, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कमर जमान साहब को, लेकिन यहाँ इतना कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ जो काम हम जो बात कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस मामले की बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होकर तीनों रीजन हमने फिर रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट क्यों लाया गया, बदनीति क्या, किन किन लोगों ने फायदा लिया, कितने करप्शन के केसेस, कितना काला धन लिया गया, फिर उससे आगे आ जाए चेयरमैन नैब कमर जमान के उस दौर के अंदर क्या क्या कुछ हुआ, किस तरह मामला था। ब्रॉडशीट के बाद भी तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन ये तहकीकात पूरी सामने है। तो अगर अब राय रास्त, अब यहाँ एक सवाल आता है ना, अब यहाँ देखिए ना, लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस क्वेश्चन कर दिया। अब वो यहाँ वो कहते हैं कि डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल है, जो आर्टिकल 13 के हवाले से बात करते हैं। ये ना तो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, ना ट्रायल कोर्ट ने छोड़ा है कि ट्रायल कोर्ट के दरमियान तो डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल जो एतजाज साहब भी कहते हैं, मैं भी बड़ा क्लियर इस हवाले से, कोई अप्लाई नहीं करता। इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो सकती है, नई एविडेंस भी सामने आ गई है, ये दूसरा कॉर्नर है। लेकिन उससे पहले अगर जुडिशियल ट्राइब्यूनल से इंक्वायरी कर लीजिए कि तारे हकाक जेआईटी की तर्ज पर सामने आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसलिए लगी हुई है कि इसके हुदैबिया अगर खुल गया ना तो उनकी सारी जो अर्ली सियासत है, जो छांगा मांगा और ये बाकी सारी चीजें हैं, ये जो जायदादें बाहर खरीदी गई है, जो कुछ नजर आ रहा है आपके सामने, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने अजहर सईद साहब। और मुझे तो सर ऐसा लगता है कि मुशर्रफ साहब ने एक तो एनआरओ देकर इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा जो है जुल्म किया। और फिर मैं बार बार वो ब्रॉडशीट वाली एग्जांपल सर इसलिए देता हूँ कि ये नैब का इदारा और पीछे जो लोग नैब की जो रस्सियां जो है वो खींच रहे थे, हिला रहे थे, वो रिस्पॉन्सिबल है। और उन्हीं लोगों ने इस खानदान को जो है यहाँ से निकाला और बाद में चीजों को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया। और अब ये जमातें जितनी भी हैं उसे पॉलिटिकल रंग देने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। इंटरेस्टिंग बहुत रिमार्क्स हैं उनके, क्योंकि अगली जो बात है ना, नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से बाहर नहीं गए थे, वो ये कहते हैं। और उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि इनको जबरदस्ती यहाँ से भेजा गया।
तो रिमार्क्स जस्टिस काजी फैज ईसा के हैं, उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। नेक्स्ट शो के अंदर हम तफसील के साथ आपके सामने वो रिमार्क्स रखेंगे जो काजी फैज ईसा ने दिए, और तफसील से हम बात करेंगे। मुझे और अजहर सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।